हेलो गाइस, वेलकम टू पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता है, हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे आप घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और इसी इनिशिएटिव में हमने आज स्टैंडर्ड 9th के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को स्टार्ट किया है, जो इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, हम आगे के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आज जो हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का चैप्टर है, उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? अमेरिका के बारे में। ठीक है। तो जब अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम मतलब उपनिवेश बन चुका था, तो अमेरिका एक बहुत ही बड़ी खुली जमीन थी जहां पर कोई रहता नहीं था, जिसके बारे में ज्यादातर किसी को जानकारी थी नहीं। तो उतने बड़े भूभाग में जहां जब किसी को किसी की जानकारी नहीं है, भूभाग का कोई नाम नहीं है, तो अमेरिका पर शासन करना कैसे होगा? हाँ, अमेरिका पर शासन किस प्रकार होगा? तो उस वक्त अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए उपनिवेश बनाने के लिए 13 खंड बनाए गए थे। कितने? 13 खंड बनाए गए थे बनाए गए थे। वो कौन कौन से 13 खंड थे? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा खंड है, उसका नाम था न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू हैम्पशायर। ठीक है। दूसरा वाला था मैसाचुसेट्स। इसका नाम देखो, इसका थोड़ा अलग नाम है, मैसाचुसेट्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं MASSACHUSATS, मैसाचुसेट्स। ठीक है। उसके बाद बारी आती है अगले वाले की। इसको कहते हैं रोड आइलैंड। रोड आइलैंड। ठीक है। इसको अंग्रेजी में इसका नाम भी वही होता है, रोड आइलैंड। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे 13 उपनिवेश लिख दिए जाए, 13 जो खंड है वो सारे के सारे लिख दूं मैं, लेकिन अगर छूटेगा तो उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो अगला जो चौथा टर्म आएगा, वो हमारा निकल के आता है कनेक्टिकट। कनेक्टिकट। कनेक्टिकट कुछ लोग इसको कहते हैं, इसका नाम भी वही होता है, कनेक्टिकट। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो हमारा होता है, वो होता है न्यूयॉर्क। सॉरी, न्यूयॉर्क। अंग्रेजी इसका होता है न्यू यॉर्क। फिर छठा होता है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। ठीक है। अमेरिका के जो शुरुआत के 13 राज्य थे, उनकी बात हो रही है। अभी तो अमेरिका में खैर 50 राज्य हुए हैं, तो उनको तो याद करना मुश्किल ही हो जाएगा, लेकिन उस वक्त यही थे 13। ठीक है। फिर उसके बाद बना पेंसिल्वेनिया। वेनिया, जिसको कहते थे PENSYLVENIA, पेंसिल्वेनिया। फिर उसके बाद 8वां नंबर जो हमारा आता है डेलावेयर। डेलावेयर। डेलावेयर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेलावेयर। डेलावेयर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मैरीलैंड। मेरी लैंड, MERRYLAND, मेरीलैंड। फिर उसके बाद बारी आती है अगले वर्जन की, जिसका नाम होता है वर्जीनिया। सॉरी, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख तो जाना चाहिए। वर्जीनिया। वर्जीनिया, जिसको अंग्रेजी में कहते थे VERGINIA।
सॉरी VIRGINIA वर्जीनिया। फिर उसके बाद दो कैरोलिना स्टेट्स थे, कैरोलिना मतलब दो कैरोलिना स्टेट थे जिसको कैरोलिना भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। तो दो कैरोलिना स्टेट थे, एक उत्तरी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, और एक दक्षिणी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। और सबसे लास्ट में जो हमारा आता था, मतलब ये 11, ये 12 और लास्ट वाला 13, जॉर्जिया, जॉर्जिया, GEORGIA। ये 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेश को मतलब देख लीजिए, वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी रहना तो चाहिए ना हमारे पास एक डेटा के तौर पर कि हाँ डेटा है हमारे पास, ये 13 के 13 स्टेट होते हैं, ठीक है। तो ये 13 स्टेट थे अमेरिका के, और इनको इकट्ठा करके हमारा अमेरिका बनाया गया था। तो अब हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग कारणों को पढ़ेंगे। पहले इसके राजनीतिक कारण पढ़ेंगे, फिर आर्थिक, फिर औपनिवेशिक, फिर धार्मिक, सब सब, ठीक है। कोई चिंता नहीं, सबको आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगले कारण की तरफ चलते हैं। अगले कारण की तरफ चलने से पहले ये देखो अमेरिका का ये हिस्सा, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं कि अमेरिका एक ऐसा देश था जो प्रवासियों से बना था। प्रवासी मतलब समझते हो, विदेशी लोगों के आने से बना था। अमेरिका और देशों की तरह नहीं था जहां पर स्थानीय लोग रहकर वहां पर राज करते थे, वहां पर व्यवस्था चलाते थे ना। आपको खुद ही पता है कि अमेरिका हजारों सालों तक क्या था, अकेला एकांत पड़ा हुआ था। वहां पर रेड इंडियन टाइम की प्रजाति रहती थी जो थोड़ी सी आदिवासी किस्म की हुआ करती थी, लेकिन काफी लंबे समय तक वहां पर कोई नहीं गया। और फिर 1459 में क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पहुंचे, जो क्या थे, जो स्पेन के एक लुटेरे नाविक थे जिनको महारानी आ, मदद करती थी, और उनसे जो भी पैसे वो लूट कर लाते थे वो महारानी के हिस्से में भी जाता था। फिर एक स्पेनिश इटालियन नागरिक अमेरिको वेस्पूसी वहां पहुंचे, और अमेरिको वेस्पूसी के पहुंचने के बाद उस जगह का नाम अमेरिका बना। अमेरिका धीरे 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 करके पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो खुला पड़ा है, जहां पर कोई नहीं है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने राज्य को स्थापित कर सकते हैं। और सभी देश वहां पर दौड़े पड़े भागे। पहले ऑब्वियसली स्पेन ने ढूंढा था तो स्पेनिश भागे, फिर इटालियन भागे, फिर पोर्चुगीज भागे, फिर डच भागे, फिर फ्रेंच भागे, फिर इंग्लिश भागे। पहुंच गए सब लोग। पहुंचने के बाद एक छोटा सा वॉर हुआ, उसके बाद सबका खेल खत्म करके ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमा लिया, इंग्लैंड ने अपना कब्जा जमा लिया। और इंग्लैंड ने अपना कब्जा जमाने के बाद ये काम किया था, 13 उपनिवेश बनाए थे। सब अलग 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 उपनिवेश थे। इसमें से एक दो जो दूसरे दूसरे के हाथ में भी थे, ठीक है। एक दो ऐसे स्टेट थे जो दूसरे के हाथ में भी थे, और बाद में धीरे धीरे करके ये सब एक में एक में एक में मिलते चले गए थे, ठीक है। तो हुआ क्या, होना होना क्या शुरू हुआ कि जब इंग्लैंड ने इस पर कब्जा किया तो इंग्लैंड ने एक बात क्लियर कर दी कि हम यहाँ पर राज स्थापित नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर अपने आप को क्या करना चाहते हैं, विस्तृत करना चाहते हैं। और इसीलिए इंग्लैंड में जितने भी अनवांटेड लोग थे उनको उठाकर यहां ला दिया जाता था। अनवांटेड ऑफ इंग्लैंड, यानी कि चोर यहाँ ला दिए जाते थे, मुजरिम यहाँ ला दिए जाते थे, जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी यहाँ ला दिए जाते थे, भिखारी यहाँ ला दिए जाते थे, और वो यहाँ पर रहते थे। आज भी अगर ओरिजिनल अमेरिकन से पूछोगे ना तो वो बोलते हैं कि अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ रेफ्यूजीज, जहां पर वो हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की शुरुआत ही रेफ्यूजीज स्टाइल में हुई थी, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छा आदर्श है कि अमेरिका सबको अपने पास रखने की काबिलियत रखता है, ये अच्छा आदर्श है, ठीक है। और इसी बात पर अमेरिकन को काफी गर्व भी है अपने ऊपर कि हाँ हम कि सबको अपने पास रख सकते हैं।
और यही रीजन था। तो जितने भी लोग थे वो तो सब अनवांटेड थे, मतलब जिनको जो सोसाइटी के हिस्से में नहीं रहना चाहते थे उनको जबरदस्ती सोसाइटी से निकाला हुआ था। फिर भी वो क्या हुए, उसी सोसाइटी में जाकर रहना स्टार्ट किए, उसी सोसाइटी में रह रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रिटेन से जो भी नियम कानून आएंगे उनको मानेंगे। खुद बताओ, आपको जिस समाज ने निकाला है और वही समाज आपके ऊपर नियम बनाएगा तो आप क्या करोगे? माने वांटेड की तरह उस नियम को छोड़ दोगे। और यही रीजन था कि इंग्लैंड के विरोध में उपनिवेश में रह रहे जितने लोग थे वो सब विरोध में आ गए। इतना ही नहीं, अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में जो विरोध कर रहे थे ना, उनके दादा या परदादा कभी इंग्लैंड में रहे थे, वो लोग भी सोचो विरोध कर रहे थे इंग्लैंड का। क्यों? क्योंकि उनको निकाल दिया गया था ऐसी जगह से, और इसीलिए जहां पर वो थे वहां पर उनको चैन से रहने दिया जाए, वहां पर उनकी आजादी को बरकरार रखा जाए। इसीलिए उन लोगों ने अमेरिका के स्वतंत्रता के लिए मदद करनी शुरू की, और धीरे 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 करके अमेरिका ने अपने आप को आगे बढ़ाया। ये 13 राज्य इंग्लैंड ने बनाए थे अमेरिका के लिए, ताकि हम कब्जा कर सके, ताकि हम कंट्रोल कर सके। इन 13 राज्यों के जरिए वो पूरे के पूरे देश पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण की तरफ पहुंचेंगे और हेडिंग डालेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण। ये पहले ही वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस टॉपिक को खींच दूं, उसके बाद उसको बता देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ठीक है, तो इसके कारण की बात करने स्टार्ट करें तो अलग अलग तरीके से इसके जो कारण होंगे वो आपके सामने आएंगे। सबसे पहला जो हम कारण पढ़ेंगे वो होगा राजनैतिक कारण। ठीक है, कि क्या राजनीतिक कारण थे जिसके वजह से अमेरिका के लोगों को ऐसा लगा कि यार हमें इनमें रहना ही नहीं है, हमें इंग्लैंड के साथ रहना ही नहीं है। कुछ तो रहा होगा ऐसा जिसकी वजह से ऐसा इन लोगों को लग रहा हो है, तो वो चीज भी थी और उस चीज को भी देखना था, तो ये प्रॉब्लम भी थी। हाँ, तो आगे आते हैं राजनीतिक कारण। सबसे पहला राजनीतिक कारण ये बोल सकते हैं कि उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था अपनी मर्जी की थी। उपनिवेशों में जो प्रशासन की व्यवस्था थी, उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्था देखो होता क्या था, उपनिवेश में भी वही कानून लगे हुए थे जो कानून इंग्लैंड में बने थे। यानी इंग्लैंड में कानून बनते थे और उसको ले आकर उपनिवेशों पर लगा दिया जाता था। न्याय व्यवस्था, सामान्य कानून, जनरल सब चीज इंग्लैंड से उठाकर यहाँ रख दी गई थी। इंग्लैंड के कानूनों को उठा उठाकर यहाँ लाया गया था और उन्हीं चीजों पे यहाँ पर रखा गया था। लेकिन बात ये थी कि हर एक उपनिवेश को अलग तरीके से डील किया जाता था। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी नियम कानून थे, चलो मैं यहाँ पर डॉट डॉट करके लिखता हूं कि क्या बोल सकते हैं, विधि और कानून और कानून इंग्लैंड द्वारा बनाए गए होते थे। इंग्लैंड द्वारा बने थे, बनते थे थे यानी इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ भी रहेगी। आप खुद बताओ कि एक बहुत ही दूर के देश में जिस टाइप का व्यवस्था, जिस टाइप का माहौल है, वैसा ही माहौल हर देश में रहेगा, हर जगह रहेगा। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो जरूरी भी नहीं है कि हर देश के हर कोने का माहौल एक जैसा रहे। तो विधि इंग्लैंड में बनती थी और यहाँ लगती थी, तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। दूसरा, न्यायपालिका कानून और जूरी व्यवस्था भी वहीं की थी। हाँ, ये तो विधि और कानून हो गया ना। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था भी वहीं की बनी थी, वहीं की थी। तो भाई न्याय व्यवस्था भी वहीं की रखोगे, सब चीज वहीं की रखोगे और लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि इतनी ज्यादा दूर आकर वो लोग हमारी बात माने, तो ऐसा तो होने से रहा। हाँ, बात थी कि यहाँ पर अलग अलग
दिए गए थे। तो बात ये भी थी, और साथ ही साथ ये जो 13 अलग अलग उपनिवेश बनाए गए थे ना, इन सभी को कंट्रोल करना भी तो जरूरी था। इसी वजह से कि 13 उपनिवेशों पर उपनिवेशों के नियंत्रण के नियंत्रण के लिए गवर्नर की नियुक्ति होती थी। गवर्नर की नियुक्ति होती थी। मतलब समझ रहा हो, गवर्नर की नियुक्ति होना, राजा गवर्नर नियुक्त करता था कि हाँ यहाँ का साम्राज्य संभालना है तो 13 अलग अलग गवर्नर बना दिए जाएंगे जो राज्य को यहाँ को संभाल लेंगे। अब यहाँ के लोगों के पास रही क्या गया, नियम वहीं का, न्याय व्यवस्था वहीं की, विधि का विधान मतलब गवर्नर या इन का जो नेता है वो भी वहीं का। तो इनके बस में रहा क्या, कुछ नहीं। अब जब इनके बस में ही कुछ नहीं है तो ये लोग रह के क्या करेंगे। इसी वजह से उपनिवेश की प्रशासनिक व्यवस्था उनको सबसे बहुत भयंकर लगती थी। उससे भी भयंकर क्या था, मतलब ये लोग तो पहले तो रह ही गए, मतलब इतना के बावजूद भी लोग थे, ठीक थे। कारण एक नहीं होते हैं, अगर आप किसी चीज का विरोध करने लगते हो तो उसका एक कारण नहीं होता, हजारों कारण होते हैं। आपके दिल में वो भावना हजारों साल से दबी होती है, किसी ना किसी एक बात की वजह से अचानक से वो विस्फोट होता है और वो शुरू हो जाती है। वैसे ही यहां पर क्या था, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। जॉर्ज तृतीय एक राजा थे, इनका निरंकुश शासन शुरू हो गया। ये अनकंट्रोल्ड मतलब निरंकुश शासन करने लगे। निरंकुश शासन यानी इन पर कोई कंट्रोल नहीं था, ये किसी की बात नहीं मानते थे, अपनी मर्जी से राज्यकाज चलाना शुरू कर दिए, अपनी मर्जी की व्यवस्था चलाना शुरू कर दी है। मंत्रियों का कोई आदर नहीं है, मंत्री कह रहे हैं कि उपनिवेशों के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं, क्या जरूरत है, उपनिवेश है वो हमारे गुलाम देश है, उन पर टैक्स लगाओ, उनको कर लगा के ज्यादा बड़ा करो, उनको दुख पहुंचाओ, उनको तकलीफ दो, ऐसे करके कई सारे तरीके की चीजें दे रहे थे। और इसी वजह से लोग काफी परेशान थे कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये तो हमको करना ही नहीं था फिर भी हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब व्यवस्था थी, इसके वजह से लोग काफी ज्यादा क्या थे, परेशान थे। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन, तो इनके बारे में कह सकते हैं कि यह मंत्रिमंडल को नजरअंदाज करके, मंत्रिमंडल को नजरअंदाज करके अपनी कार्यविधि कार्यवाही करते थे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये उपनिवेशों के प्रति कोई भी दया नहीं दिखाते थे, दया नहीं दिखाते थे। तो भाई ये भी बहुत बुरी बात हो गई यार, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा साम्राज्य अच्छे से चले और ये दया ही नहीं दिखा रहे, मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहे, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक कारण बोल सकते हैं कि सप्त वर्षीय युद्ध, जो इनको राजनीतिक प्रेरणा बहुत दिया था। क्या था सप्तवर्षीय युद्ध, आइए देखते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसके अंदर जो बहुत प्रेरणा दिया लोगों को, तो आइए देखते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में, तो ये अलग कहानी बताता है। इसकी कहानी है, सुनो। हुआ ये था कि सभी देश भाग रहे थे अमेरिका की तरफ। अमेरिका, नई जमीन नई जमीन नई जमीन। कुछ राज्यों ने अमेरिका पर कब्जा किया, कुछ ने अब ब्राजील पर कब्जा किया, कुछ ने मैक्सिको पर कब्जा किया, कुछ ने कनाडा पे कब्जा किया। उसी वक्त फ्रांस का कुछ हिस्सा, बहुत सारा, कुछ क्या बहुत हिस्सा, फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा पे कब्जा कर दिया और पूरा कनाडा फ्रांस के लगभग अधीन में आ चुका था।
और लगभग लगभग फ्रांस का हालात इनके बस में हो गया। अमेरिका पर किसका कब्जा था, किसका व्यक्तित्व था? इंग्लैंड का व्यक्तित्व था कि नहीं था? खुद देखो, ऊपर साइड में हो गया कनाडा, कनाडा पर हो गया फ्रांस, और नीचे साइड में हो गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड पर हो गया हमारा कौन सा देश? सॉरी, यहां पर हम बताते हैं। देखो, अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो ये हो गया आपका यूएसए, और ये हो गया आपका कनाडा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनाडा, और यूएसए और कनाडा दोनों अलग अलग। इस पर इंग्लैंड का था, मतलब इस पर इंग्लैंड का वर्चस्व था, और इस पर फ्रांस का वर्चस्व था। और ये ना कुछ कुछ इलाके, इधर के इलाके को ऐसे कब्जा कर लिया था, यूएसए के कुछ इलाकों को फ्रांस कब्जा कर लिया था। अब जितने भी अमेरिका के ऊपर वाले या पूर्वी राज्य थे, कहा जाता है ईस्टर्न कंट्रीज, वो सभी के सभी क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करें, जुड़े रहें, हम इससे जुड़े रहें, हम अपने राज्य को अपने में रखें, उधर नहीं जाने दें। और इसी वजह से 1756 से 1756 से 1763, 7 साल तक बहुत ही लंबा युद्ध चला, जिसमें इंग्लैंड प्लस अमेरिका ने फ्रांस के अगेंस्ट में, कनाडा में साथ नहीं दिया था, फ्रांस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी शुरू की थी, और धीरे 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 करके पूरे के पूरे फ्रांस को अमेरिका के हिस्से से भगा दिया, और अब फ्रांस सिर्फ और सिर्फ कनाडा में ही रह गया था। और इसी 7 वर्षों के लगातार लगातार युद्ध में क्या देखने को मिला? अमेरिका इंग्लैंड के साथ हो गए, और कनाडा का फ्रांस का हिस्सा रह गया, ठीक है। इस युद्ध के बाद फ्रांस बेचारा अमेरिका छोड़कर चला गया, और अमेरिका में एकमात्र शक्ति कौन रह गई? इंग्लैंड। इन 7 वर्षीय युद्ध की वजह से अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जन्म जन्म की दुश्मन हो गई थी। 200 सालों तक लगभग ये लगभग एक दूसरे के साथ काफी बड़े दुश्मन थे, लेकिन फिर चीजें सुधरी। विश्व युद्ध का टॉपिक तो याद ही होगा। यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ, एक दूसरे से नहीं बल्कि एक साथ लड़ रहे थे। तो ये भी होता है कि चीजें बदल जाती हैं, कब चेंज हो जाती है पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिला था कि हाँ, चीजें इस टाइप से सुधरी हैं और इस टाइप से बदलाव आया है। अगले टर्म की तरफ चलेंगे तो 7 वर्षीय युद्ध से उनको ये पता चला था। अब मैं इसको लिखता तो लिखने पे तो आपको समझ में नहीं आता था, एक छोटा सा स्केच डायग्राम दे दिया जिसकी वजह से आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आइए थोड़े सामाजिक कारण पे ध्यान दिया जाए कि सामाजिक कारण कैसे हैं, क्या होता था। आइए, तो जब सामाजिक कारणों की बात हो रही है तो आइए सामाजिक कारणों को देखना शुरू करें कि इंग्लैंड के सामाजिक कारण किस प्रकार के थे। सबसे पहला इसमें बोलता है कि इनकी सामाजिक संरचना में ही अंतर था। सामाजिक संरचना में अंतर, ठीक है। सामाजिक संरचना में क्या अंतर था? तो भाई ये तैयार ही नहीं थे। इनका समाज एकदम पूरब और पश्चिम बोलो तो अलग अलग हो सकता है। जहां इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ कुलीन, ऊंचे वर्ग के लोग, हायर क्लास सोसाइटी में विश्वास करता था, वहीं अमेरिका के बारे में मैंने क्या बताया था? अमेरिका में इंग्लैंड के वो अवांछित लोग भेज दिए गए थे, और ये अवांछित लोग आपस में एक साथ मिलकर समानता का व्यवस्था शुरू कर दिए थे, और ये एक साथ रहते थे। इनका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि हम साथ में हैं तो बढ़िया है, बराबर है, ठीक है। तो जहां इंग्लैंड में कुलीनता की बात होती थी, वहां यहाँ पर अमेरिका में समानता की बात होती थी। कुलीनता मतलब समझते हो, हम आपसे बड़े हैं, हमारा सोसाइटी आपसे अच्छा है, हमारी सोसाइटी आपसे अच्छी है, तो उसको कुलीनता कहा जाएगा। जिसमें कुल को एक मान्यता दी जाए तो उसको कुलीनता कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कुलीन थे यहाँ पर, जो अपने आप को ज्यादा ही बड़ा मानते थे। सामाजिक संरचना में इतना भयंकर अंतर था कि इंग्लैंड में कुलीनता थी, इंग्लैंड में कुलीनता। एक मिनट, इंग्लैंड में कुलीनता और साथ ही साथ अमेरिका में
में समानता। लो भाई, सबसे बड़ा गैप तो यही हो गया। जहां इंग्लैंड में कुलीन कुलीन की बात हो रही है, वहां पे अमेरिका में सामान सामान की बात हो रही है। साथ ही साथ एक और भयंकर बात अमेरिका के बारे में ये देखने को मिलती है कि इसी बीच अमेरिका में मध्यम वर्ग नाम का एक ग्रुप सामने आया। मध्यम वर्ग, ये गरीब नहीं थे, ये गरीब तो बिल्कुल ही नहीं थे। पैसे तो इनके पास भी अच्छे खासे थे, पैसे की कोई कमी नहीं है। क्यों? अमेरिका जैसे देश में रह रहे हैं, संसाधनों की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। जितना दम है उतना यूज करिए और जितना हो सके उतना चीजों को यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ यहाँ पर, उदय देखने को मिलता है। मध्यम वर्ग का उदय कुछ ऐसा था, इस वर्ग ने अपने आप को काफी बेहतरीन बनाया। इनकी व्यवस्था कुलीनों से अच्छी थी, इनका प्रशासन कुलीनों से अच्छा था, इनकी सैन्य शक्ति कुलीनों से अच्छी थी। अभी आपने यहाँ पर 7 वर्षीय युद्ध देखा था ना, उस 7 वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और अमेरिका एक साथ लड़े थे। इंग्लैंड की अमेरिका ने काफी मदद की थी, और जो यहाँ के मध्यम वर्गीय लोग थे वो भी अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए, आजाद रखने के लिए, बराबर रखने के लिए फ्रांस से लड़ गए थे कि भाई को कब्जा मत करो हमारे ऊपर, तो हम पे ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा। इसीलिए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो ज्यादा कुशल थे, ज्यादा प्रभावशाली थे, ज्यादा अच्छे प्रशासनिक थे, जिनका रण कुशलता अच्छा थी, सब इनके पास बढ़िया अवेलेबल था, और ये सब के सब अच्छे से थे। ठीक है, साथ ही साथ इनमें अगला जो देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना। ठीक है, एक बात याद रख लो कि जब अमेरिका अपने आप को प्रशस्तित कर रहा था, अपने आप को काफी बढ़ा चढ़ा रहा था, उस वक्त इसका सबसे मेन एम ये था कि ये खुद को इंग्लैंड से आजाद कर सके, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड वासियों को ही निकाल कर यहाँ भेज दिया था। मैंने तो पहले ही बोला ना कि इंग्लैंड के अवांछित लोगों को यहाँ भेजा गया था, और इसी वजह से ये बेचारे क्या थे, अपने आप को स्वतंत्र रखने की भरसक कोशिश करते रहते थे, और इन्हीं लिए उनके पास स्वतंत्रता की प्रवृत्ति थी। और जिनमें से अधिकांश लोग वहां से आए थे, वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे। उन लोगों ने देखा कि नागरिक अधिकारों के लिए कितनी झगड़े हो रहे हैं, राजा सबको कंट्रोल करना चाह रहा है, कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है, और इसी वजह से ये लोग अपने आप को नागरिक, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, आत्मपोषित, इन सभी चीजों में विश्वास करने लगे। और उनका विश्वास था कि अगर अमेरिका में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं तो हमें क्या जरूरत है कहीं और जाने की, हम आसानी से यहीं पर रहकर अपने आप को पालन पोषण दे सकते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, संतानें पैदा होंगे तो वो आजाद धरती में सांस लेंगे। इनका सबसे बड़ा यही था। और सेल्फ सफिशियंसी की बात करें तो ये क्या कहता है, स्वतंत्रता तो आप समझ गए, आजादी की बात। सेल्फ सफिशियंसी की बात करें तो ये कहता है कि अमेरिका खुद को एक ऐसे देश में परिवर्तित करना चाहता था जो किसी से मदद ना ले, ना कि नियम कानून बनाने तक भी किसी से मदद ना ले। हाँ, अपना नियम कानून ये खुद बना सकें, अपना प्रशासन ये खुद चला सकें, विदेशियों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें गवर्नर नहीं चाहिए, हमें अपनी आपकी व्यवस्था नहीं चाहिए, न्याय व्यवस्था नहीं चाहिए, हम आजाद रहना चाहते हैं। यही रीजन है कि कई सारी हॉलीवुड की मूवीज हैं जिसमें ये ज्यादातर अमेरिकन को बागी दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वो रेबेलियंस थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो दूसरे पे नहीं रहना चाहते थे। एक मूवी में एक टाइम पीरियड ही बना दिया गया जिसको वाइल्ड वेस्ट कहा जाता है। वाइल्ड वेस्ट मतलब जंगली पश्चिम, यानी ये लोग अपने आप को स्वतंत्र, फ्री मानते थे, और वो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे। तो ये था इनका पूरा का पूरा सामाजिक संरचना। इनकी सामाजिक संरचना के इनके बेसिक थॉट में ही क्या बिठा दिया गया था कि आप आजाद हो, आपको आजाद रहना है, आपको इन सभी चीजों से मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आप स्वतंत्र हो,
ठीक है। तो इस व्यवस्था के साथ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम काफी बढ़ने को तैयार हो गया था। इसके अलावा और भी कई कारण थे जिनको हम अभी आगे देखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि ये काफी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और दो कारण पढ़ना एक बहुत ही अच्छे कारण के साथ, एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ, वो काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो मेरा सवाल है आज का ये कि अमेरिकन खुद को समान, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर किस कारण से देखते थे? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको देना है और खोज कर लाइए, कहीं से भी ढूंढिए, कैसे भी करिए, आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। अमेरिकन अपने आपस में समान, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर किस आधार पर मानते थे? ठीक है। इस सवाल का जवाब ढूंढो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ जो भी समझ पूछना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।